हाय। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे मेथड टू रिप्रेजेंट, क्या देखे थे? मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट। दो मेथड देखे थे। पहला मेथड देखे थे रोस्टर फॉर या लिस्टिंग फॉर, और क्या देखे थे? इसी का अदर नाम था टेबुलर फॉर, है या नहीं? इसमें क्या करते थे, जितने भी एलिमेंट थे उसको क्या करते थे, कॉमा के द्वारा सेपरेट कर देते थे, उसके बाद करली ब्रेसेस से इनक्लोज कर देते थे। ये देखे थे। और एक देखे थे सेट बिल्डर फॉर, और इसे भी बोलते थे प्रॉपर्टी मेथड। तो इसमें क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट, सेट के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो एक कॉमन प्रॉपर्टी रखते। क्या करते थे? कॉमन प्रॉपर्टी रखते थे, उसी के द्वारा ये सारे एलिमेंट को डिनोट किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग देखे थे, जैसे सेट ऑफ इसमें से देखे थे कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट देख चुके थे। तो इसमें क्या करते थे, अगर कोई भी सेट था तो कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसमें क्या किए थे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब भी इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है, ए ई आई ओ यू। इस प्रॉपर्टी मेथड में क्या करते थे कि एक कॉमन एलिमेंट होता था, वो कॉमन एलिमेंट क्या करता, सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिनोट करता था। जिसमें से बताए थे करली ब्रेसेस जो होता है, एक किसको डिनोट करता है, द सेट ऑफ ऑल एक्स क्या करता था, एलिमेंट को डिनोट कर, कॉमन एलिमेंट को डिनोट करता था। और कॉलन किसको डिनोट करता था, सच दैट को। ये ऑलरेडी देख चुके हैं ना, सच दैट को डिनोट करता था, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। और एक सीज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मेथड टू रिप्रेजेंट से दो मेथड देखे थे, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए थे, और साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट में कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, 5 क्वेश्चन, उसे आप बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 46 से क्वेश्चन नंबर 50 तक है, इसे बना लीजिए। और साथ साथ में कुछ एक्सरसाइज दिए थे 1.1 एनसीईआरटी क्लास 11 को बना लेने के लिए। अब बनाए या नहीं बनाए मुझे पता नहीं, अगर बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं बनाए तो बताइएगा, अगर नहीं जो बनाए वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पहले, ठीक है। इसके बाद क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो क्लास अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ सेट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, तो इसमें से कुछ ही देखना है, सारे के सारे देखने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी ज़रूरत नहीं, जितने ज़रूरत है उसी चीज़ को देखनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, ठीक। तो पहला देखना है एम्प्टी सेट या वॉइड सेट या नल सेट NULL, नल सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। तो इसका मतलब क्या है, आप क्या बताए थे कि सेट में जो सेट होते हैं उसमें एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट से ही सेट बनता है। तो ऐसा होता है कि किसी सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, नो एनी एलिमेंट, मतलब एक सेट है जो एक भी एलिमेंट कंटेन ना रखता हो, डज नॉट कंटेन, लिख सकते हैं, डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। तो वैसे सेट को हम क्या बोलते हैं, वैसे सेट को क्या बोलते हैं, नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिखना है तो लिख लीजिए। तो क्या लिखिएगा, अ सेट विच, एग्जाम्पल दूंगा, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। कोई भी लीजिए, वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं, या एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट को जनरली जो डिनोट किया जाता है फी से डिनोट किया जाता है, फी,
हम लोग क्या होता है बोलचाल की भाषा में फाई बोलते हैं, लेकिन इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, फी। इसे क्या पढ़ते हैं, फी। किससे डिनोट किया जाता है नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट को, फी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाई द सिंबल फी या दो कर्ली ब्रैकेट हो, दो कर्ली ब्रेसेज हो। कर्ली ब्रेसेज में कोई एलिमेंट नहीं, क्योंकि क्या बताए थे एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट में क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब जब भी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं देना होगा ना, समझ में आया? इसमें कोई एलिमेंट नहीं देना होगा। जब रजिस्टर फॉर्म में एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, नल सेट को लिखेंगे, इसमें सिंपली इससे ही डिनोट करते हैं। तो यही लिखा है, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय सिंबल्स फी और कर्ली ब्रेसेस, सिंपली इसमें कोई एलिमेंट डालने नहीं है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या लिखेगा एग्जाम्पल में, एक तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, इस तरह से लिख देंगे। अब प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो एक सेट मान लीजिए ए, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is less than 0 and x is a natural number, x is less than 0 and x is a natural number। अब आपको यहाँ देखनी पड़ेगी, मैंने क्या कहा, एक सेट है, वो सेट कैसा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स पता है कि कॉमन प्रॉपर्टी को डिनोट करेगा, और प्रॉपर्टी क्या है, एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, और एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो एक्स कैसा एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है ना, एक्स नेचुरल नंबर का एलिमेंट। तो नेचुरल नंबर का एलिमेंट है तो एक्स क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इस तरह से सारे काउंटिंग नंबर हो जाएंगे। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ में एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब वैसे नंबर नेचुरल नंबर लेना जो एक्स लेस देन 0। तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है, बताइए, ऐसा कोई नेचुरल नंबर पॉसिबल है जो लेस देन 0? समझने वाली बात है कि द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन 0 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एक्स क्या है, पता है कि प्रॉपर्टी मेथड में एक्स क्या डिनोट करता है, कॉमन एलिमेंट को। अब एक्स कॉमन एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स किसको डिनोट करता है, प्रॉपर्टी मेथड, कॉमन प्रॉपर्टी को। और कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो पहले देखते हैं कि जो नेचुरल नंबर एक्स का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 4 5 सारे काउंटिंग नंबर हो जाएंगे। एक्स लेस देन 0 होना चाहिए। बताइए एक्स कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो लेस देन 0 होगा, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, ए इसमें कोई एलिमेंट, अगर इसके रोस्टर फॉर्म में लिखेगा तो कोई एलिमेंट आ सकता है, नहीं आ सकता। तो हम क्या बोलेंगे, ए इम्प्टी सेट है, एक ऐसा सेट है इम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, ये नल सेट या वॉइड सेट है। एक एग्जांपल यहाँ हुआ, एक एग्जांपल और समझते हैं। एक और देखते हैं, इसे बी में लिए, बी सेट है, क्या है, बी सेट है। अब बी सेट में ऐसा ले, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 4 and x is a divisor of 4 and x greater than 6। x is a divisor of 4 and x greater than 6। मैं क्या बोला, क्या x कॉमन प्रॉपर्टी को डिनोट करे, कॉमन एलिमेंट को डिनोट करेगा, और वो एलिमेंट का प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, x जो होना चाहिए डिवाइजर होना चाहिए 4 का। तो x 4 का डिवाइजर कौन कौन हो सकता है, डिवाइजर मीन्स क्या आता है, फैक्टर्स। डिवाइजर 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो फैक्टर्स कौन हो सकता है, 1 2 4, यही हो सकता है, और संभव तो नहीं है। तो एक्स बराबर कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 4 हो सकते हैं, और तो नहीं हो सकते। और लेकिन एक्स का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, एक्स का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए। पता है कोई ऐसा नंबर है जो 4 को डिवाइड कर, 6 से बड़ा कोई नंबर है जो 4 को डिवाइड करे, नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं होने वाला। तो हम क्या बोलेंगे, एक्स का कोई ऐसा एलिमेंट, तो इसमें कोई एलिमेंट संभव है, जब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे कोई एलिमेंट आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 2 4 ले, 1 2 4 आ रहा है, क्योंकि एक्स डिवाइजर ऑफ 4, डिवाइजर ऑफ 4 मीन्स या एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 4 भी लिख सकते। तो 4 का कौन कौन सा फैक्टर होता है, 1 2 4, डिवाइजर मीन्स वही फैक्टर से बोल सकते हैं। तो इसमें से कितने आ जाएंगे, 1 2 4 ही होगा। अब 4 इसमें कोई एलिमेंट है जो 6 से बड़ा है, नहीं, इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो 6 से बड़ा नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें कोई एलिमेंट कंटेन नहीं होगा, तो हम बोलेंगे बी इज अ नल सेट, बी इज अ नल सेट। आ रहा है समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ। तो आई थिंक ये 2 एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, नहीं,
दो एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल दिया, एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स लेस देन जीरो एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। इसमें से इस तरह से देखे थे, इसमें एक्स कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो जीरो से छोटा हो जाए। सिमिलरली यहाँ देखिएगा एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 4 एंड एक्स ग्रेटर देन 6, इसमें से क्या कीजिएगा, कोई ऐसा डिवाइजर नहीं होगा 4 का जो 6 से भरा हो, ऑब्वियसली नहीं होगा ना। तो हम क्या बोलेंगे, बी भी नल सेट है, ए भी नल सेट है, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ तक समझ गए नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट क्या होता है। अब नेक्स्ट सेट देखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट में। एक होता है सिंगलटन सेट। क्या होता है, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट तो इसमें क्या कर सकते हैं, द सेट सिंगलटन मीन्स आपको समझ आया होगा। सिंगल, एम्प्टी मीन्स क्या देखे थे, एम्प्टी मीन्स नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। उसको किस से डिनोट करते थे, फी से डिनोट करते थे या करली ब्रेसेस से डिनोट कर देते थे। ठीक है, तो सिंगलटन सेट में क्या होना है, सिंगलटन मीन्स सिंगल। तो वैसे सेट जिसमें सिर्फ ओनली वन एलिमेंट हो, वैसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, तो इसको लिख सकते हैं द सेट, सिंगलटन सेट को लिखिएगा द सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। क्या लिखिएगा, सिंगलटन सेट। ठीक है ना। तो वैसा सेट जिसमें सिर्फ एक और एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट हो, तो हम वैसे सेट को क्या बोल रहे हैं, सिंगलटन सेट बोलेंगे। अगर सर कुछ एग्जांपल दीजिए, तो देख लीजिए, कोई ए सेट लीजिए जिसमें एक ही एलिमेंट हो, एक क्या वजह सिंगलटन सेट हो जाएगा। सिमिलरली कोई एक और लीजिए प्रॉपर्टी मेथड में, तो और समझ में आएगा। ए द सेट ऑफ ऑल एक्स लेस देन 1 and x less than 1 and x is a whole number, x is a whole number। अब यहाँ समझना है, x लेस देन 1, तो लेस देन 1 तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, लेकिन x का कैसा वैल्यू लेना है, होल नंबर लेना चाहिए। तो x लेस देन 1 के लिए होल नंबर कौन कौन हो सकता है, लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बहुत सारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे, साथ में जीरो हो जाएंगे। तो अपने एक्स लेस देन 1 के लिए कौन सा नंबर होगा, सिर्फ जीरो होगा। तो हम बोल सकते हैं बी को लिखिएगा तो सिर्फ जीरो एलिमेंट है, तो सिंगलटन सेट एक ए सेट कैसा हो जाएगा, सिंगलटन सेट होगा। हाँ या नहीं बताइए, सिंगलटन सेट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्स लेस देन 1 है, एक्स ही जो होल नंबर, तो एक्स लेस देन वैसा होल नंबर लेना है जो 1 से छोटा हो। तो एक ही एलिमेंट हो सकता है ना, जीरो, एक ही एलिमेंट हो सकता है जीरो। तो हम इसे क्या बोलेंगे, बी सेट कैसा सेट है, सिंगलटन सेट। तो यहाँ लिखना होगा तो लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, ए एंड बी आर सिंगलटन सेट, ए एंड बी आर सिंगलटन सेट। हाँ या नहीं। तो यहाँ तक समझ गए इस एग्जाम्पल से। सिंगलटन सेट कैसा होगा, द सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज ए सिंगलटन सेट। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। सिंगलटन मीन्स सिंगल एलिमेंट, सिंगलटन मीन्स सिंगल एलिमेंट, द सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़िएगा। तो एक होता है फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। क्या होता है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, इधर देख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट आप एग्जाम्पल से सॉरी बाय नाम से ही समझ सकते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट मीन्स डिफिनिट नंबर, अगर बोलना रहे तो फाइनाइट मीन्स क्या लिख सकते हैं, डिफिनिट नंबर, डिफिनिट नंबर। फाइनाइट मीन्स डिफिनिट नंबर। डिफिनिट नंबर क्या हो सकता है, डिफिनिट नंबर कंटेंस होल नंबर्स के टर्म से लीजिए, -1 -2 ऐसा नहीं बोलिएगा, क्योंकि इसे डिफिनिट नंबर मीन्स क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो फाइनाइट सेट के फाइनाइट नंबर होनी चाहिए, फाइनाइट होल नंबर बोल सकते हैं। फाइनाइट सेट जब भी फाइनाइट सेट बोलते फाइनाइट होल नंबर के टर्म में देखिएगा, फाइनाइट होल नंबर के टर्म जब काउंट करते हैं तो 1 2 3 1.5 तो नहीं काउंट करते इस तरह से। जब भी काउंट कीजिएगा किसके कीजिएगा, काउंटिंग नंबर के तौर पर। तो फाइनाइट होल नंबर देखिए, फाइनाइट सेट भी फाइनाइट होल नंबर था, दैट मीन्स डिफिनिट नंबर। डिफिनिट नंबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सारे के सारे नंबर्स हो जाएंगे, है नहीं। तो इसमें क्या किया, फाइनाइट सेट द सेट, इसमें बोल सकते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए, लिखिए इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 भी हो सकता है। तो वैसा सेट जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट रहे, डिफिनिट नंबर ऑफ फाइनाइट क्या बोल सकते हैं, वैसा सेट जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट रहे, क्या बोलते हैं, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट। तो
डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स वैसा सेट हो सकता है 0 एलिमेंट भी हो सकता है, 1 एलिमेंट भी हो सकता है, 2 एलिमेंट हो सकता है, 3 एलिमेंट्स हो सकता है, 4 एलिमेंट भी हो सकता है। 0 एलिमेंट हो जाएगा तो उस सेट को क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। 1 एलिमेंट होता है सिंगलटन सेट बोलते हैं, है नहीं? ये ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फाइनाइट सेट कैसा हो जाएगा? वैसा सेट जिसमें डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट रहे। तो डिफिनिट नंबर मीन्स 0 भी हो सकता है। अब सर -1 भी होना चाहिए, तो बताइए कि वैसा एलिमेंट 0 ही हो सकता है, -1 एलिमेंट कुछ तो होता है नंबर, ऐसा तो हो नहीं सकता जब भी काउंट किया 0 1 2 3 इस तरह से, ठीक है ना? तो उसको लिख लेते हैं, लिख लीजिए। अ सेट which is empty, a set which is empty or consist of a definite number of element is called finite set. A set which is empty or consists of a definite number of element is called finite set. आ रहा है समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ कि वैसा सेट जिसमें इम्प्टी सेट भी हो सकता, इम्प्टी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है। तो कंसिस्ट ऑफ ए डिफिनिट नंबर, ऐसा नहीं बोल सकते इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नहीं, डिफिनिट नंबर जिसे काउंट कर सके। इनफाइनाइट नंबर को काउंट कीजिएगा कहाँ तक जाए? इनफाइनाइट तक जाइएगा, तो उसे काउंट करना मुश्किल है। तो क्या बोल सकते हैं? द सेट विच इज इम्प्टी या कंसिस्ट ऑफ डिफिनिट नंबर। एक सर एग्जाम्पल तो कुछ बता दीजिए, अभी तो पता है ए ले सकते हैं, इम्प्टी सेट ले सकते हैं, बी क्या ले सकते हैं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा तो एक सेट ऐसा ले सकते हैं, कैसा ले सकते हैं? एक ऐसा ले सकते हैं, सिंगलटन सेट भी हो जाएगा, इसको सिंगलटन सेट सी लीजिए। कोई एक सेट और ले लीजिए 4 5 ए बी सी, जहाँ पर इसके एलिमेंट कितने हैं? सी में कितने एलिमेंट है? 2 2 4 5 एलिमेंट है। तो इसको क्या बोल सकते हैं? ए बी सी जो भी सेट है, यहाँ पर देखिए ए बी सी जो सेट है वो सेट कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट। तो लिखना हो तो लिख लीजिए यहाँ पर हियर ए बी सी आर फाइनाइट सेट। फाइनाइट किसमें? इसमें एलिमेंट क्या होते हैं? डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट होता है। अदरवाइज क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो तो उस सेट को क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो लिख लीजिए, इसमें लिखना है तो लिख लीजिए इसी में। अ सेट विच डज नॉट हैव अ डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, इनडिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं। और इसको इनफाइनाइट सेट में लिखना हो तो लिख लीजिएगा इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट। नॉट फाइनाइट मीन्स जो फाइनाइट सेट ना हो, तो मीन्स डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट ना रहे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहे। विच इज नॉट फाइनाइट is known as इनफाइनाइट सेट। अब कैसा एग्जाम्पल तो कुछ दीजिए। तो एग्जाम्पल तो अच्छा है, बता ही सकते हैं, आप लोग ही बता दीजिए क्या होगा, देखते हैं। तो इनफाइनाइट सेट में क्या बोल सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट बोल सकते हैं, इनफाइनाइटली शुरू किए यहाँ पर लिख सकते हैं इनफाइनाइट सेट number of elements are infinite, number of element is infinite, है या नहीं? लिख सकते हैं ना? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होना चाहिए? इनफाइनाइट हो जाए। कोई ऐसा सेट बताइए सर, नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं ना, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो जा रहे। डिफिनिट नहीं है कोई नंबर है। द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ, आगे एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं तो और क्लियर होगा। इनफिनिट सेट का कुछ एग्जांपल देख लीजिए। इन देखे थे, ये ऑलरेडी पता है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये क्या हो जाएगा? इनफिनिट सेट हो जाएगा। इसको कैसे लिखिएगा? ऐसे लिखे 1 2 3, ठीक है। अब किसी भी इनफाइनाइट सेट को लिखना रहे तो कैसा कीजिएगा? 3 एलिमेंट लिख लीजिएगा, 3 या 4 एलिमेंट आपकी मर्जी हो, तो जहाँ तक आपको लिखने वाला लिख लीजिएगा। उसके बाद 3 डॉट लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? 3 डॉट। इससे क्या समझ में आएगा? ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। ये सेट कैसा है? जिससे होल नंबर लिखना है, तो होल नंबर के जहाँ तक लिखना हो इसको पहले लिखिए, द सेट ऑफ होल नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर्स क्या हो जाएगा? ये भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ना, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 2 3। अब आगे अब लिखने का मन नहीं है तो क्या कीजिए? 3 डॉट दीजिए, 3 डॉट इस तरह से लिख लीजिए। ये क्या हो जाएगा?
इन्फिनिट सेट, इसको इन्फिनिट सेट की। इसके बाद क्या है, इंटीजर्स लिखना। तो इंटीजर्स कैसे लिखे, यहाँ 0 लीजिए, 1 2, यहाँ लीजिए -1 -2। अब इधर से कीजिए 3 डॉट इधर कर दीजिए और 3 डॉट इधर कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, आपको इन्फिनिट सेट के बारे में पता चल जाएगा। फिर अगर लिखना और कोई रेशनल नंबर लिखना हो तो रेशनल नंबर तो पता है कैसे लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में होता है ना रेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इज द सेट ऑफ ऑल x इक्वल टू p/q एंड p और q क्या होना चाहिए, p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, p और q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये बोलेंगे ना, ये रेशनल नंबर हो जाएगा। अब वैसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल नंबर क्या होता है, तो सेट ऑफ, इसे बोल सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। ये भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिट सेट हो जाएगा ना। और क्यू स्टार भी लिखिएगा, क्यू स्टार पता है क्या बोलते हैं, क्यू स्टार को ऑलरेडी पता होगा, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिट सेट हो जाएगा, इरेशनल नंबर ऑलरेडी देख चुके हैं ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ क्या हो जाएगा, इन्फिनिट सेट के कैटेगरी में आ जाएंगे। और कल एक एग्जांपल भी दिया था, शायद याद हो तो, प्रॉपर्टी मेथड में ए सेट लिए थे, द सेट ऑफ ऑल x इक्वल टू ऐसे लिए थे n/n+1 एंड x, द सेट ऑफ ऑल x इक्वल टू n/n+1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखना चाहिए तो कैसे हो जाएगा, इन्फिनिट सेट हो जाएगा। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसको जब लिखिए तो 1/2 लिखिएगा, 2/3 लिखिएगा, 3/4 लिखिएगा, अब बहुत सारे 4/5 लिखिएगा। अब लिखने का तो इन्फिनिट लिख सकते हैं, 3 डॉट लिख दीजिए। तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिट सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्फिनिट सेट। आई थिंक ये इन्फिनिट सेट क्लियर हो गया कि इन्फिनिट सेट क्या होता है। तो डिफिनेशन भी लिख ही चुके हैं, तो इसका कुछ नोट करके लिख लीजिए। ऑल इन्फिनिट सेट cannot be described in the roster form, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सो बी रिप्रेजेंट। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखे थे ना, 3 डॉट के साथ लिख देते हैं, इंटीजर्स लिखते हैं, दोनों तरफ 3 डॉट कर दिए। तो बी रिप्रेजेंट, जनरल ये नहीं बोलूँगा कि एक कन्वेंशन है, इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। या ऐसा कोई रूल है कि ऐसा करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है, एक कन्वेंशन के तौर पर मान लीजिएगा। बी रिप्रेजेंट some infinite set in the roster form। कैसे लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, by writing a few element which clearly indicate the स्ट्रक्चर ऑफ द सेट। जो है सारे जो फ्यू एलिमेंट लिखेंगे विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट, मीन्स प्रॉपर्टी को डिनोट करता है। जैसे इसमें लिखे ना, एक से प्रॉपर्टी मेथड में था, इसको इस तरह से कुछ लिखे जो क्लियरली इस स्ट्रक्चर को डिनोट कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट फॉलोड और प्रोसीड बाय 3 डॉट। ऑलरेडी बता चुका हूँ 3 डॉट्स। इसका मतलब ये है कि ऑल इन्फिनिट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। नहीं कर सकते ना, कितने एलिमेंट लिखेंगे, पूरे एलिमेंट तो लिख नहीं सकते। ऑल इन्फिनिट सेट कैन नॉट, तो क्या करते हैं, बी रिप्रेजेंट सम इन्फिनिट सेट इन द रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट्स विच क्लियरली इंडिकेट। इसमें से ऐसा कर सकते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ इन्फिनिट सेट कैन नॉट डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म, इस तरह से लिख सकते थे। ऑल एलिमेंट ऑफ इन्फिनिट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म, सो बी रिप्रेजेंट सम एलिमेंट इन इन्फिनिट सेट इन द रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग अ फ्यू एलिमेंट। इस तरह से लिख सकते हैं, सम एलिमेंट्स ऑफ इन्फिनिट सेट इन द रोस्टर फॉर्म बाय राइटिंग फ्यू एलिमेंट्स विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट फॉलोड और प्रोसीड बाय 3 डॉट। से ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कोई परेशानी, मतलब इस तरह से रहेगा तो क्या कुछ एलिमेंट लिख लें, उसका डॉट के साथ यूज कर लेंगे, जैसे इन्फिनिट सेट के लिख सकते हैं, है नहीं।
तो ये इनफिनाइट सेट पता हो गया, फाइनाइट सेट पता हो गया, ये सिंगलटन सेट पता हो गया, इम्प्टी सेट पता हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इक्वल सेट होता है, क्या होता है? इक्वल सेट। इक्वल सेट, अब इक्वल सेट क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इक्वल सेट क्या बोलेगा? इक्वल सेट, टू सेट इक्वल कब बोलेंगे? दो एलिमेंट रहे तभी तो। एक्चुअली इसमें क्या है, कंपेरिजन करना है ना, कंपेरिजन करना। कंपेरिजन किसके बीच होता है? दो या दो से अधिक एलिमेंट रहेंगे तभी कर सकते कंपेरिजन। सॉरी, ये दो या दो से अधिक सेट रहेंगे तभी हो, क्योंकि इक्वल की सेट है ना, इक्वल सेट्स हो जाएगा, क्योंकि दो या दो से अधिक सेट रहेंगे तभी इक्वलिटी का टर्म आएगा, या कंपेरिजन कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करना है, दो सेट होनी चाहिए, दो या दो से अधिक सेट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्वल करना तो दो ही सेट लेते हैं। दो या दो से अधिक सेट्स भी इक्वल हो सकते हैं, तो यहाँ पर टू सेट के टर्म में हम डिफाइन करेंगे। इसमें टू सेट ले लेंगे और उसे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए, एक सेट ए है, एक सेट बी है। अब देखना है कि दो सेट इक्वल कब हो गए। तो अब इसमें से ऐसा देखना है, इसमें जो एलिमेंट है, समझिए, ए में जितने एलिमेंट है उतने एलिमेंट बी में होना चाहिए, जितने एलिमेंट ए में है उतने एलिमेंट बी में होना चाहिए, और साथ साथ में जो जो एलिमेंट सेट ए में वही एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए। इसका मतलब इन अदर टर्म्स बोल सकते हैं, ऑल दो एलिमेंट्स आर इन सेट ए, दैट एलिमेंट्स आर ऑल्सो इन सेट बी। इसका मतलब बोलो, ए में जो एलिमेंट है बी में भी वही एलिमेंट होना चाहिए। सिंपल टर्म में बोलिए तो ए में जो एलिमेंट है वही। आपके सर एग्जाम्पल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिससे ए बराबर एक सेट लीजिए, ए 1 2 3 4 5, ठीक है। बी बराबर 4 5 1 2 3। अब देखिए ए में कौन कौन से 1 2 3 4 5 सेम एलिमेंट है कि नहीं? सारे के सारे एलिमेंट जो सेट ए में है बी में भी वही एलिमेंट है कि नहीं? ए में जो एलिमेंट है बी में भी वही एलिमेंट है। ऐसा तो नहीं है कि इसमें कुछ एलिमेंट कम और ज़्यादा हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ए सेट और बी सेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दो सेट को इक्वल कब बोलते हैं? जब सेम एलिमेंट रहे, सारे के सारे एलिमेंट सेम रहे और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहे, सारे के सारे एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम रहे। ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा लिख सकते हैं, एक सी ले लीजिए 1 2 3 1 2 3 और बोलेंगे कि बी और सी इक्वल है, नहीं होगा ना। क्यों? सारे के सारे एलिमेंट तो सेम है इस बी और सी में, लेकिन सारे एलिमेंट नहीं है ना इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। दो सेट इक्वल कब होंगे? जब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और सारे के सारे एलिमेंट भी सेम हो जाए। तो हम क्या बोलेंगे कि ए क्या होता है, बी और सी इक्वल होना चाहिए, नहीं है। लेकिन ए और बी में देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 है, 1 2 3 4 5। इसमें देखिए 2 2 4 1 5, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। अब सेम एलिमेंट है कि नहीं इसको भी देखना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, सारे एलिमेंट सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, ए सेट कैसा है, इक्वल सेट है। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं और लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, टू सेट्स ए एंड बी, देखिए टू सेट ए एंड बी, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if they have exactly sorry they have exactly the same element, and we write a equal to b, है ना, a equal to b। इक्वल सेट कब बोलेंगे, इक्वल सेट एंड अनइक्वल सेट भी लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, हेडिंग लिखना होता है अनइक्वल सेट, दोनों एक ही बार डिफाइन कर ले सकते हैं। अनइक्वल सेट, टू सेट ए एंड बी और सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। एग्जैक्टली लिखे ना तो इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, और जो एलिमेंट है वो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो एंड बी राइट ए इक्वल टू बी, ठीक है। otherwise the set are said to be unequal, इसे लिखे टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट एंड बी राइट ए इक्वल टू बी, अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल एंड बी राइट ए नॉट इक्वल टू बी। ये ऑलरेडी मीनिंग भी बता चुके हैं, ए नॉट इक्वल टू बी सेट, ठीक है। तो ए हो जाएगा। अब कहिएगा सर एग्जांपल दे दीजिए दोनों का, ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ,
एक सेट लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स लेस देन 3 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए इक्वल टू सेट ए इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, पता है इसका मीनिंग क्या होता है, सच दैट एक्स लेस देन 3 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो इसको एक सेट बी लेता हूँ, इसे रोस्टर फॉर्म लेता हूँ 1 और 2। अब देखते हैं कि दोनों इक्वल सेट है कि नहीं। तो पहले जो प्रॉपर्टी मेथड में लिखा गया है तो इसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म बना लीजिए। तो कैसे बनेगा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो कौन कौन ऐसा नेचुरल नंबर है जो 3 से छोटा है। तो ए इक्वल टू यहाँ लिखिए, इसको यहाँ लिखते हैं, ए इक्वल टू कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है 3 से लेस देन, तो एक्स इक्वल टू कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है जो नेचुरल नंबर 3 से छोटा हो, तो 1 2, यही तो होगा ना। तो क्या हो सकता है, 1 और 2 एलिमेंट हो सकते हैं, और तो नहीं होंगे। तो मैं बोलूँगा कि ए और बी कैसा सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, दो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, बी में कितने, 2 है, और सेम ही एलिमेंट है ना, 1 और 2 1 और 2। तो हम बोलेंगे हियर, यहाँ लिखना है हियर ए एंड बी आर इक्वल सेट, ए एंड बी आर इक्वल सेट, है ना, इक्वल सेट। एक एग्जाम्पल इसी में से एक सी लेते हैं, देखिए, एक सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 9, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 9 एंड, ठीक है, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 9। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, अब इसमें लिखिएगा तो एक फैक्टर का 9 का फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, आप बता सकते हैं। 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो सी में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 9। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें 3, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ही इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ही इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे इस सेट को, बताइए सेट को क्या बोलेंगे, इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं बी नॉट इक्वल टू सी, लिख सकते हैं। सिंपल पहले कंडीशन नहीं हो रहा है, पहले कंडीशन नहीं हो रहा है तो बोलेंगे नहीं होगा, तो बी नॉट इक्वल टू सी। तो यहाँ लिख सकते हैं हियर बी एंड सी, हियर बी एंड सी आर नॉट इक्वल सेट, लिख सकते हैं नॉट इक्वल सेट, ठीक है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। इसी अनइक्वल सेट बोल सकते हैं, अनदर टर्म में लिख सकते हैं बी एंड सी आर अनइक्वल सेट, अनइक्वल सेट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं। अब ठीक है, इसमें एक टर्म आता है कार्डिनलिटी, उसको भी सीख लेते हैं, कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफसेट, मैं बोलता हूँ कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ अ सेट, क्या मैं बोल रहा हूँ, कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट कार्डिनलिटी CARDINALITY ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर, CO नहीं है, C है, कार्डिनल नंबर, ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। तो क्या होता है कार्डिनल या कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट कब बोलेंगे, तो इसमें क्या होता है कि कोई सेट है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसी को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो लिख सकते हैं द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट A is known as the number of element in any set A is known as cardinality of a set, या cardinal number of set, of a set A लिख सकते हैं, सेट है यहाँ भी सिमिलरली। मैं क्या बोलूँ, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट या कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट क्या लिखते हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट ए इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट ए और कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए। इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई कार्डिनल नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ ए, ठीक है, दोनों में से कोई डिनोट कर लीजिएगा। इट इज डिनोटेड बाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉडुलस जिस तरह से यूज करते हैं ना, तो सेट में इस तरह जब लिख देते हैं, जब सेट को इस तरह से लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं इसको, जब सेट को इस तरह से लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट इन है, ठीक है, सेट है। तो इसका मीनिंग पता हो गया। अभी यहाँ कहीं लिखा रहा है इसका मीनिंग 5 है, इसका मतलब कार्डिनल नंबर या नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट है, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
सिमिलरली एन ए ऑफ लिखा रहे तो 5 लिखा रहे, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। कुछ एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे इसी एग्जांपल को देखिए ना, इसी एग्जांपल को देखिए, एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स लेस देन 3 एंड एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो इससे कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, इस सेट का कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जब लिखिएगा इसी को लिख लेते, एक द सेट ऑफ ऑल एक्स लेस देन 3 एंड एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 एलिमेंट है ना, इसको रोस्टर फॉर्म लिखिएगा तो 1 और 2, ठीक है। इसको तो इसमें कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, या नंबर ऑफ एलिमेंट भी लिख सकते, कितना लिखा, दोनों सेम ही चीज़ है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा। तो हम क्या बोले, कार्डिनलिटी और यही हो जाएगा। तो इसका मीनिंग पता हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट है, कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, ठीक है। एक है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, EQUIVALENT, इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट भी 2 सेट के टर्म में डिफाइन करेंगे, 2 या 2 से अधिक टर्म के सेट में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे बोलेंगे इक्विवेलेंट या नहीं। तो क्या आते हैं, 2 सेट लेते हैं, अगर 2 सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट सेट कब बोलते हैं, जब 2 सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाए। इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनलिटी मान लीजिए 3 है, बी सेट में कार्डिनलिटी 3 है, तो हम बोलेंगे ए और बी आर इक्विवेलेंट सेट। तो ऐसे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए 2 सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स if they have exactly same number of element, not same element, यहाँ पर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ये एग्जैक्टली या दे हैव सेम नंबर ऑफ, एग्जैक्टली ना भी लिखे तो ठीक है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ लिख सकते हैं, मैथमेटिकली लिखना, सेट ए एंड बी, इसको लिख सकते हो, ए सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी, या लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल तो ऑलरेडी यहाँ पर देख लीजिए। तो हम बोल सकते हैं इक्विवेलेंट सेट में इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा ऑलवेज। इसमें लिख लीजिए एक टर्म ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल सेट आर ऑलवेज एंड इक्विवेलेंट सेट, सॉरी इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट नहीं, इक्विवेलेंट सेट हो सकता है ना, क्योंकि इक्वल सेट में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट एंड सेम एलिमेंट्स, या बोलते हैं एग्जैक्टली सेम एलिमेंट बोलते हैं ना। इक्वल सेट में क्या होता है, इक्वल सेट में लेते हैं, इक्वल सेट में क्या होता है, सेम एलिमेंट होते हैं, सेम एलिमेंट एंड सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों होने चाहिए सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो इक्वल सेट और ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि इक्वल सेट क्या होता है, अनइक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट सेट क्या होगा, ठीक है। तो आज क्या क्या सीखे, एक क्लासिफिकेशन है, पहला सीखे नल सेट, फिर क्या सीखे, नल सेट को वाइड सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, और सिंगलटन सेट भी देखते हैं। उसके बाद फाइनाइट सेट देखें, इनफाइनाइट सेट देखें, उसके बाद क्या देखें, इक्वल सेट देखें, इक्विवेलेंट सेट देखें, उसके बाद क्या देखे थे, कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, ये भी देखे। तो इतने सारे चीज़ देखे थे। 2 सेट इक्वल कब होता है, जब सेम नंबर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट रहे, या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है सेम एलिमेंट रहे, तो हम इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहे तो बोलते हैं। तो इसमें से एग्जांपल इक्विवेलेंट सेट का लिख लेते तो और बेटर होगा। इसके बाद ख़त्म करते हैं क्लास। तो ए सेट बराबर लिखे
1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें बी लिखिए, बी सेट में लिखिए A B C D E F। तो कार्डिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कार्डिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ए एंड बी हियर लिख सकते हैं, आगे को लिख सकते हैं हियर ए एंड बी आर इक्विवेलेंट नॉट इक्वल, इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल, लिख सकते हैं ना। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। तो यहीं पर ख़त्म करता हूँ क्लास को। अगर कोई परेशानी हो शुरू से लेके फर्स्ट लेक्चर से लेके इस लेक्चर तक में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और उस क्वेश्चन को ज़रूर बनाइएगा। और होमवर्क में लिख लीजिए, होमवर्क में एक्सरसाइज 2.2 सॉरी 1.2 ना, 1.1 यूज किए थे, 1.2 एक्सरसाइज को बना लीजिएगा। अगर नहीं बनाए तो वो भी बना लीजिए एक्सरसाइज 1.1 को। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। हमें लगता है कि कोई दिक्कत होनी चाहिए यहाँ तक में, तो ठीक ही है। थैंक यू।